साथियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकंड ईयर यानी द्वितीय वर्ष के प्रमुख प्रैक्टिकल व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर एमपी कॉलेज स्टूडेंट। साथियों, हमारा प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है वो है व्यक्तित्व के प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है राइट द मेन प्रिंसिपल ऑफ पर्सनैलिटी। अब हम व्यक्तित्व के प्रमुख प्रिंसिपल्स की तरफ चलते हैं और बात करते सबसे पहले व्यक्तित्व का अर्थ। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बैक टू बैक देखेंगे, समझेंगे। सिर्फ मेरे द्वारा यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज का ही प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को रोक कर पॉज करके वहाँ से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते सबसे मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का अर्थ क्या है। तो अर्थ, हर इंसान का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। इसे अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं, जो कि पर्सोना से बना हुआ है। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। व्यक्तित्व निर्माण में अनेक तत्व सहायक होते हैं। यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू अल्फोर्ड इन 1937 के अनुसार, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गंत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। यानी पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ द दोज फिजियोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट्स टू द एनवायरनमेंट। अल्पोर्ट की इस परिभाषा में व्यक्तित्व के भीतरी गुणों तथा बाहरी गुणों को यानी व्यवहार को सम्मिलित किया गया है, परंतु अल्फोर्ट ने भीतरी गुणों पर अधिक बल दिया है। व्यक्तित्व को निम्नलिखित रूप से विश्लेषित किया जा सकता है। पर्सनैलिटी कैन बी एनालाइज इन द फॉलोइंग फॉर्म। सबसे पहला होता है फिजियोलॉजिकल सिस्टम यानी मनोशारीरिक तंत्र। व्यक्तित्व एक ऐसा तंत्र है जिसके मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही पक्ष होते हैं। यानी पर्सनैलिटी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही यानी मेंटल और फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। ये तंत्र ऐसे तत्वों का एक गठन होता है जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं। यानी इनमें क्या होता है, आपस में एक इंटरेक्शन हो जाता है। इस तंत्र के मुख्य तत्व जो है वो शील गुण, संवेग, आदत, ज्ञान शक्ति, चित्त प्रकृति, चरित्र, अभिप्रेरणा आदि, जो कि सभी मानसिक गुण हैं। परंतु इन सभी का आधार शारीरिक अर्थात व्यक्ति की ग्रंथि प्रक्रियाओं एवं तंत्रिकी प्रक्रियाओं से होता है। यदि हम कहेंगे द मेन एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम आर द virtues, emotions, habits, knowledge, power, mind, nature, characters, motion, etc., which are the mental qualities. But the basics of the all this is the physical, that the glandular process and the nervous process of the person. बात करते हैं इसके आगे व्यक्तित्व के उपागम, पर्सनैलिटी अप्रोचेस। व्यक्तित्व के स्वरूप की व्याख्या के लिए अनेक उपागम बताए गए हैं। इसी के तहत अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन भी विभिन्न विद्वानों ने किया है। हम यहाँ पर बात करेंगे बहुत सारे प्रिंसिपल्स की, सिद्धांतों की बात करने वाले हैं इस लेक्चर में आगे। सबसे पहली बात होती है टाइप, अप्रोच और थ्योरी। प्रकार, उपागम या सिद्धांत। प्रकार, सिद्धांत या उपागम व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को विभिन्न प्रकार में बांटा जाता है और उसके आधार पर उसके शील गुणों का वर्णन किया जाता है। मार्गन, किंग, विस्ट तथा स्कोपलर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार से तात्पर्य व्यक्तियों के एक ऐसे वर्ग से होता है जिनके गुण एक दूसरे से मिलते हैं। यदि हम कहें तो पर्सनैलिटीज टाइप्स रिफर टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हुज हैव द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू ईच अदर। जैसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटीज़, ये लोग संकोचित, एकांतवास और कम बोलने वाले होते हैं। हाजिर जवाब नहीं होते हैं, आदि गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा होता है बाहरमुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होते हैं, ये लोग संकोचित होते हैं, एकांतवास में रहना पसंद करते हैं, कम बोलते हैं, हाजिर जवाब नहीं होते, मतलब तुरंत जवाब इनका नहीं आता। ऐसे गुण इन लोगों के अंदर पाए जाते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। पियाजे का जो सिद्धांत वो क्या कहता है, तो शारीरिक गुणों के आधार पर
यूनानी विद्वान हिपोक्रेट्स ने शरीर द्रवों के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। ये मूल रूप से चिकित्सा शास्त्र थे। ये जो हिपोक्रेट्स की जो बात कर रहे हैं ना हम लोग, और यहाँ पर पियाजे का जो सिद्धांत बता रहे हैं ना, ये चिकित्सा शास्त्री थे। इनके अनुसार शरीर में 4 मुख्य द्रव पाए जाते हैं। अब शरीर के अंदर कौन कौन से फ्लूइड्स होते हैं, यानी कौन कौन से बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। एक होता है येलो बिल, ब्लैक बिल, ब्लड एंड फ्लैगमीस मस्क्यूम्स। पीला पित्त, काला पित्त, रक्त तथा कफ या श्लेष्मा। प्रत्येक व्यक्ति में इन चारों द्रवों में से कोई एक द्रव अधिक प्रधान होता है और व्यक्ति का स्वभाव या चिंत प्रकृति इसी की प्रधानता से निर्धारित होती है। इन्होंने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ मैन में इसका जिक्र भी किया और इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा उसकी तरफ चलते हैं। नेचर ऑफ द मैन अकॉर्डिंग टू, इनके अनुसार यदि हम बात करें तो व्यक्तित्व की प्रकृति कौन सी होती, आशावादी, क्रोधी, मंद और उदासीन। ये 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अब बात करते हैं क्रेशमैन का वर्गीकरण। क्रेशमर का जो वर्गीकरण है, एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1925 में एक बुक लिखी जिसका नाम था साइकी एंड कैरेक्टर्स। इनके अनुसार व्यक्तित्व 4 प्रकार के बताए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। स्थूलकाय व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्ति का कद छोटा होता है तथा शरीर भारी होता है एवं गोलाकार होता है, गर्दन छोटी और मोटी होती है, इनका स्वभाव सामाजिक और खुश मिजाज होता है। दूसरे प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं बॉडी के अकॉर्डिंग कृशकाय व्यक्तित्व। इस तरह के व्यक्तित्व का कद लंबा होता है परंतु दुबले पतले शरीर वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति के शरीर की मांसपेशियां विकसित नहीं होती हैं। इनका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है तथा सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने की अधिक इनके अंदर नेचर होता है। तीसरा होता है पुष्टकाय शरीर। ऐसे व्यक्ति की मांसपेशियां काफ़ी विकसित गठी होती है। शारीरिक कद ना तो अधिक लंबा होता है, ना ही अधिक मोटा होता है। इनकी बॉडी बैलेंस्ड होती है। इनके स्वभाव में ना तो अधिक चंचलता होती है और ना ही अधिक मंदकता होती। मतलब ऐसे व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा के धनी होते हैं, यानी इनको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। और तीसरे होते हैं मिश्रित काय व्यक्ति, यानी इन तीनों प्रकार के करेक्टरिस्टिक्स को आपस में मिला दोगे तो चौथे प्रकार के व्यक्तित्व बनते हैं। तो ये 4 प्रकार के व्यक्तित्व हमने यहाँ पर देखे हैं। उसके बाद बात करते हैं शेल्डन का वर्गीकरण। शेल्डन ने 1990 में शारीरिक गठन के आधार पर सिद्धांत दिया जिसे सोमेटोटाइप्स का सिद्धांत कहते हैं। सोमेटोटाइप सिद्धांत कहा जाता है। शेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 गुण बताए। एक होता है एंडोमार्फिक, दूसरा उन्होंने बताया मिसोमार्फिक और तीसरा एक्टोमार्फिक। सबसे पहले बात करते हम एंडोमार्फिक। इस प्रकार के व्यक्तित्व जो होते हैं उनकी थोड़ी सी बॉडी हेल्दी होती है, आराम पसंद होते हैं, खुशमिजाज होते हैं, सामाजिक तथा खान पीन के शौकीन होते हैं, हर किसी के साथ में एडजस्ट हो जाते हैं आसानी से। दूसरे होते हैं मिसोमार्फिक। ऐसे लोगों की हड्डियां तथा मांसपेशियां काफ़ी विकसित होती है और उनका जो बॉडी होती है वो एडजस्टेबल होती है। तीसरे होते हैं एक्टोमार्फिक। ऐसे व्यक्ति जिनकी हाइट थोड़ी सी लंबी होती है और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो थोड़े से दुबले पतले होते हैं और ऐसे व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं। ये अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है उनके बेसिस पर व्यक्तित्व के बारे में बात की गई। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर बात करें तो यूंग ने 2 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। जैसे हम अच्छे से जानते हैं बहिर्मुखी व्यक्ति और अंतर्मुखी व्यक्ति। बहिर्मुखी व्यक्ति यानी एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति पर्सनैलिटी, इस तरह के व्यक्ति की अभिरुचि विशेषकर समाज के कार्यों की तरफ होती है। वो अन्य लोगों से मिलना जुलना पसंद करता है तथा प्रायः खुश मिजाज होते हैं। ऐसे व्यक्ति को बहिर्मुखी कहते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति में बहिर्मुखी के विपरीत गुण पाए जाते हैं। इस तरह के व्यक्ति लोगों से मिलना जुलना कम पसंद करते हैं और उनकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों तक सीमित होती हैं जिसमें आत्म केंद्रित का गुण अधिक पाया जाता है। तो एक तो होता है एक्सट्रोवर्टी व्यक्ति और इंट्रोवर्ट्स व्यक्ति। हम बोलते हैं ना एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। तो 2 प्रकार के पर्सनैलिटी जनरली पाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ, बात करें हम तो सामाजिक आधार पर। आधुनिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार अधिकतर मनुष्यों में दोनों श्रेणियों के गुण पाए जाते हैं। अर्थात एक परिस्थिति में वे एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं और एक परिस्थिति में वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, यानी कि बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को उभयमुखी कहते हैं, यानी उसको
एम्बीवैलेंस वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों प्रकार के करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। अब बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। अधिगम का अर्थ और उसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्राइट अप्रोच, शील गुण उपागम। अकॉर्डिंग टू द व्रिटल प्रिंसिपल, शील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। शील गुण से ठीक वैसे ही बनी होते हैं जैसे एक मकान की संरचना में छोटी छोटी ईंटें से बनती हैं। शील गुण का सामान्य अर्थ होता है व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन। जैसे कुछ व्यक्तियों में अलग अलग पर्सनैलिटी पाई जाती है, सतर्क रहना, सक्रिय रहना और मंदित रहना, यानी अलर्ट, एक्टिव और रिटेटेड, इस तरह के करेक्टरिस्टिक्स पर्सनैलिटी के अंदर पाई जाती हैं। शील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का व्यवहार भिन्न भिन्न शील गुणों द्वारा नियंत्रित होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद रहने हेतु रहता है। इसमें भी अलग अलग इसमें थ्योरी दी गई है। पहला अल्फोर्ड का कंट्रीब्यूशन। अल्फोर्ड के अनुसार शील गुण सिद्धांत के साथ मुख्य रूप से जुड़ा है। यही कारण है कि अल्फोर्ड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को अल्फोर्ड का शील गुण सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने शील गुण के दो भागों में बांटा है। अल्फोर्ड ने क्या किया है कि जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो 2 टाइप से इन्होंने डिवाइड की हैं। कौन कौन सी है? एक तो सामान्य और एक व्यक्तिगत। सामान्य जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो किसी समाज संस्कृति में अधिकतर लोगों में पाई जाती हैं। जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स होती है वो समाज और संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाई जाती है, जबकि जो व्यक्तिगत होती है यानी पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं वो विवरणात्मक रूप से होती है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव्स होती है। अब ये जो होती है 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है कार्डिनल नेचर या कार्डिनल टेंडेंसी, जिसको हम मुख्य विशेषक कहते हैं। इस प्रकार की व्यक्तिगत प्रवृत्ति व्यक्तित्व का प्रमुख एवं प्रबल गुण होता है, उसे छिपाया नहीं जा सकता है और व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या इस तरह के कार्डिनल प्रवृत्ति के रूप में आसानी से की जा सकती है। दूसरा होता है सेंट्रल टेंडेंसीज। ये सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में 5 से 10 ऐसे टेंडेंसीज होती है जिसके भीतर उसका व्यक्तित्व अधिक एक्टिव रहता है। इन गुणों को सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, जैसे सामाजिक आत्मविश्वास आदि। सोशबिलिटी, बहुत सारे व्यक्ति सोशल होते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों में कॉन्फिडेंस होता है, तो ये उनकी सेंट्रल टेंडेंसी आती है। उसके बाद सेकेंडरी टेंडेंसी यानी गौण प्रवृत्ति। गौण प्रवृत्ति उन गुणों को कहते हैं जो व्यक्तित्व के लिए कम महत्वपूर्ण, कम संगत, कम अर्थपूर्ण और कम स्पष्ट होती है, जैसे खाने की आदत, हेयर स्टाइल, ऐसे कुछ टेंडेंसीज अलग अलग व्यक्तियों के अंदर पाई जाती हैं। तो ये होती है सेकेंडरी टेंडेंसी। तो यहाँ पर हमने 3 तरीके की टेंडेंसी की बात करी, 3 प्रकार की प्रवृत्ति हम लोगों ने देखी है। अब आते हैं उसके बाद कैटल का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटल। कैटल ने क्या कहा? शील गुण सिद्धांत में अल्फोर्ड के बाद आरबी कैटल का नाम महत्वपूर्ण आता है। कैटल ने प्रमुख शील गुणों की शुरुआत अल्फोर्ड द्वारा बताए गए 18,000 शील गुणों में से 4500 शील गुणों को चुना। बाद में इनके समानार्थी शब्दों को एक साथ मिलाकर इनकी संख्या उन्होंने 200 कर दी। फिर बाद में विशेष सांख्यिकी विधि यानी कारक विश्लेषण के सहारे अंतर सहसंबंध द्वारा इनकी संख्या 35 कर दी। कैटल ने शील गुणों को 2 भागों में विभाजित किया। तो साथियों, कैटल ने किया क्या? आरबी कैटल ने पहले 18,000 जो लिस्ट थी उसको उन्होंने 4500 किया, 45 से 200 किया और 200 से फिर उन्होंने 35 कर दिया और फिर उन्होंने यहाँ पर इनको 2 टाइप में इसको डिवाइड कर दिया। पहला होता है सुपरफेशियल करेक्टर्स, सतही शील गुण। अब ये सुपरफेशियल करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उसकी तरफ चलते हैं। इस तरह के जो करेक्टर्स होते हैं व्यक्ति के ऊपरी सतह या परिधि पर होते हैं, जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतक्रिया को आसानी से अभिव्यक्ति करते हैं। तो हम देखते हैं किसी व्यक्ति को देखकर हम ये बता सकते हैं कि वो किस नेचर का है, तो उसका कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है? सुपरफिशियल करेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा होता है सोर्स और बेसिक करेक्टर्स। कैटल के अनुसार मूल करेक्टर्स जो होते हैं व्यक्तित्व की अधिक महत्वपूर्ण संरचना होती है। ये क्या होते हैं? तो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतक्रिया से स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किए सकते। मतलब हम लोग देखते हैं
किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को देखकर हम उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, उसके बारे में पता नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सोर्स और बेसिक करेक्टर्स, जो उसके अंदर के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम आसानी से पता नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिजो एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड यानी 1856-1936 के अनुसार उन्होंने करीब 40 साल के अपने नैदानिक अनुभवों के बाद में पर्सनैलिटी के लिए इस सिद्धांत को उन्होंने दिया था। उन्होंने ये जो सिद्धांत है उसका नाम मनोविश्लेषण सिद्धांत यानी फिजो एनालिटिकल थ्योरी नाम दिया। इन्होंने सिद्धांत 1927 में दिया। और ये थ्योरी आखिरकार है क्या, उस थ्योरी की तरफ चलते हैं। उस थ्योरी में सिगमंड फ्रायड ने उन्होंने क्या कहा, उस थ्योरी की तरफ हम लोग चल रहे हैं। उन्होंने कहा मानव व्यवहार बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होता है। ह्यूमन बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर, तथा ऐसे व्यवहार अविवेकपूर्ण, अपरिवर्तनशील और समस्थैतिक होते हैं। सच बिहेवियर इज ए इरिडेशनल, अनचेंजिंग और आइसोस्टेटिक्स। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कि ह्यूमन बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर। किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर है उसके बाह्य कारकों पर निर्भर करता है, एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम बोलते हैं विवेकपूर्ण, अविवेकपूर्ण, तो वो किस प्रकार से सोचता है या नहीं सोचता है। दूसरा अनचेंजिंग, उसमें कितना चेंज आता है, नहीं चेंज आता है। और समस्थैतिक यानी वो किसी भी परिस्थिति में कैसा रह सकता है, आइसोस्टैटिस्टिक्स। मानव प्रकृति पूर्णतः शरीर गठनी तथा अप्रत्यक्षता जैसी पूर्व कल्पनाओं से हल्के फुल्के ढंग से अफेक्ट करती यानी प्रभावित करती हैं। मानव प्रकृति की आत्मनिष्ठ की पूर्व कल्पना में बहुत कम प्रभावित होती। इन पूर्व कल्पनाओं पर आधारित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की व्याख्या निम्नलिखित 3 मुख्य भागों में बांटी गई है। पहला है व्यक्तित्व की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। दूसरा व्यक्तित्व की गति, पर्सनैलिटी डायनामिक्स। व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। अब इसमें चलते हैं पहला व्यक्तित्व की संरचना। फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना का वर्णन 2 मॉडल के अकॉर्डिंग किया, शेप मॉडल और डायनामिक मॉडल। अब शेप मॉडल क्या है, यानी आकारात्मक मॉडल। मन का आकारात्मक मॉडल से तात्पर्य उन पहलुओं से होता है जहाँ संघर्षमय परिस्थितियों की गंत्यात्मक उत्पन्न होती है। मन का यह पहलू सचमुच व्यक्तित्व के गंत्यात्मक शक्तियों के बीच होने वाले संघर्षों का एक कार्यस्थल होता है। फ्रायड ने इसे 3 भागों में बांटा है। अभी हम लोगों ने कहा यहाँ पर कि शेप मॉडल जो होता है, आकारी मॉडल, वो 3 प्रकार का होता है, चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन। अब बात आती है कॉन्शियस। हम बोलते हैं ना हमारा माइंड कौन सा होता है, 3 प्रकार का, कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो उस प्रकार से बात होती है। कॉन्शियस यानी कि चेतन। चेतन से तात्पर्य मन के वैसे भाग से होता है जिसमें वे सभी अनुभूतियाँ एवं संवेदनाएं होती है जिनका संबंध वर्तमान से होता है। तो कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जिनका रिलेशन किससे होता है, तो हमारी माइंड के जो प्रेजेंट टाइम में हमारे माइंड के अंदर क्या चल रहा है उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। उसके बाद आता है अर्धचेतन यानी सेमी कॉन्शियस। इसमें वे इच्छाएं, विचार, भाव आदि होते हैं जो हमारे वर्तमान चेतन या अनुभव में नहीं होते, लेकिन प्रयास करने पर वे हमारे चेतन मन में आ जाते हैं। तो सेमी कॉन्शियस में कैसे विचार आते हैं जो हमारे वर्तमान में नहीं हैं, किंतु जैसे हम कोई स्टडी कर रहे हैं तो हम कहेंगे एग्ज़ाम आएगी तो हम इतना उसमें परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आने वाले समय के बारे में हम बात करते हैं, उसको हम सेमी कॉन्शियस कहते हैं। फ्रायड के अनुसार अचेतन अनुभूतियों एवं विचारों का प्रभाव हमारे व्यवहार पर चेतन एवं अर्धचेतन की अनुभूतियों विचारों में अधिक होता है। उसके बाद आता है गंत्यात्मक मॉडल, डायनेमिक और स्ट्रक्चरल मॉडल। फ्रायड के अनुसार मन के गंत्यात्मक मॉडल से तात्पर्य उन साधनों से होता है जिनके द्वारा मूल प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। यह 3 प्रकार का होता है, इदम यानी आईडी, अहम यानी ईगो और परम अहम यानी सुपर ईगो। तो किसी व्यक्ति में 3 करेक्टरिस्टिक्स में से एक करेक्टरिस्टिक्स अवश्य रूप से पाई जाती है। पहला इदम या उपहम या आईडी। ये व्यक्तित्व का जैविक तत्व है जिसमें उन प्रवृत्तियों की भरमार होती है जो जन्मजात होती है, यानी उसकी खुद की आइडेंटिटी, तथा उसके असंगठित
आक्रामकता तथा नियम आदि को मानने वाली नहीं होती है। ये पार्श्विक भी हो सकती है। इदम प्रवृत्तियाँ आनंद सिद्धांत द्वारा निर्धारित होती हैं। यानी एक हम लोग एक स्टेटमेंट अच्छे से जानते हैं कि ऐसे व्यक्तियों में करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। जैसे क्या, यानी अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला सिस्टम होता है इन लोगों में। तो आईडी पर्सन जो होता है वो कुल मिला के अपना काम निकालना जानता है। तो उनका एक सिद्धांत होता है आनंद सिद्धांत, जिसको हम लोग कह सकते हैं, यानी प्लेजर प्रिंसिपल के नाम से जिसको जानते हैं, वो आईडी वाले पर्सन के अंदर पाया जाता है। दूसरा था ईगो। ईगो से आप लोग सब लोग जानते हो, अच्छे से वाकिफ हैं। मन के गंत्यात्मक पहलू का दूसरा प्रमुख भाग होता है ईगो। ईगो हमारे माइंड का वह पार्ट है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है। यह ईदम पर नियंत्रित करता है। जो कि आईडी है, हमारी पर्सनैलिटी है, उसको जो कंट्रोल करने का काम वो ईगो करता है। और ईगो के बाद में एक और पोर्शन आता है, उसको बोलते हैं सुपर ईगो। और सुपर ईगो जो होता है वह आपकी नैतिकता, आदर्श पर आधारित होता है। जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे बच्चे बड़े होते जाते तो अपना माता पिता के साथ में जो रिलेशन होता है उसको धीरे धीरे वो खत्म करते जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह यह सीख लेता है कि क्या अनुचित है और क्या अनुचित नहीं है। उसके लिए हम सुपर ईगो, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल वो दे सकते हैं कि जैसे आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो कम सक्सेस है, आप ज़्यादा सक्सेस हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर सुपर ईगो टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। उसके बाद आती है पर्सनैलिटी डायनामिक्स, व्यक्तित्व की गति की। फ्रायड के अनुसार मानव जीव एक जटिल तंत्र है, इसमें शारीरिक ऊर्जा तथा मानसिक ऊर्जा दोनों ही होती हैं। फ्रायड के अनुसार इन दोनों तरह की ऊर्जाओं का स्पर्श बिंदु इदम यानी ईगो होता है। फ्रायड व्यक्ति की गंत्यात्मक पहलू जैसे मूल प्रवृत्ति, चिंता तथा मनोरचनाओं का वर्णन करता है। तो ये आती है पर्सनैलिटी डायनामिक। इसमें फिर मूल प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति का तात्पर्य वे शारीरिक उत्तेजनाएं हैं जिनके द्वारा व्यक्ति सभी तरह के व्यवहार निर्धारित करता है। एक होता है लाइफ इंस्टिंक्ट, जीवन मूल प्रवृत्ति, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ये दो प्रकार की प्रवृत्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और फिर इसमें यदि हम आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी चिंता की बात आती है। चिंता के 3 प्रकार बताए गए हैं। एनेक्सिटी के 3 प्रकार हैं, ठीक है। और तीनों प्रकार का जो प्रतिपादन है उसमें से एक का तो सेगमेंट ने किया था, सेगमेंट फ्रायड ने किया था। उसके बाद में जिसको हम लोग ईगो डिफेंस प्रोसेस बोल सकते हैं, अमरक्षात्मक प्रक्रम के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा होता है व्यक्तित्व विकास, जो कि फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास की व्याख्या 2 दृष्टिगत रूप से की है। और इसमें प्रतिपादन जो आता है वो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत आता है। इसमें 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। इसमें फेज, एन्यूक्स, जेंडर, डोमिनेंस, लेटरेंसी और जेंटिलिटी, ये इसके अंदर बताई गई। उसके बाद आए कार्ल रोजर्स, उनका व्यक्तित्व का सर्वजनात्मक सिद्धांत दिया गया है और यह सर्ववित्त शास्त्र के अनुसार दिया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं व्यक्तित्व के स्थायी पहलू, व्यक्तित्व की गति की, व्यक्तित्व का विकास। और यहाँ पर इसको 2 प्रकार से बताया गया है। तो 2 महत्वपूर्ण पहलुओं पर यहाँ पर बल दिया गया है, प्राणी और आत्मन, क्रिएटर्स एंड सोल। उसके बाद आते हैं प्राणी क्या होता है और आत्मा क्या होती है, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि प्राणी किसे कह सकते हैं और आत्मन यानी हमारा सेल्फ कंडीशन क्या हो सकती है। उसके बाद आती है डायनामिक पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व की गति की, इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। फिर आता है व्यक्तित्व का विकास, जो कि रोजर्स फ्रायड ने दिया था, जो कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में अच्छे से हमें बताता है। तो ये था हमारा BA BSc BHSC BBA BCA सेकेंड ईयर का पर्सनल डेवलपमेंट जो आपका वोकेशनल कोर्स है, उसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।